हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म में दो मेन टॉपिक्स को करेंगे। एक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बोर्ड एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 4 नंबर में पूछ लिया जाए, ये बोर्ड पर है। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बच्चे आपको तो पता है कि जर्मनी मिड 19th सेंचुरी तक एक नेशन नहीं था। अब हुआ क्या, फर्स्ट जो स्टेप था इसको यूनिफिकेशन के लिए वो उठाया गया 1848 में। हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखा था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किसकी वजह से हुआ था? एक रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में जो लिबरल्स का था 1848 में। अब यहां भी क्या हुआ, जर्मनी में भी उस रेवोल्यूशन का क्या रहा, प्रभाव रहा, और ये लिबरल रेवोल्यूशन जर्मन में भी हुआ। इन्होंने जर्मनी को मोनार्की से हटाकर इलेक्टिव पार्लियामेंट पर लाने का सोचा, जिसमें हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की याद करें तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना था, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो किसके ऊपर था? इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर था, और किंग एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट का, यानी कि पार्लियामेंट का। जो ये पहला स्टेप था इसको क्या कर दिया गया? रिप्रेस्ड कर दिया गया, यानी कि दबा दिया गया। जो बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई उसको क्या किया गया? दबा दिया गया। किसके द्वारा? मोनार्क के द्वारा और आर्मी के द्वारा। जो प्रूशियन मोनार्क्स थे और जो आर्मी थी प्रूशिया की, उसने मिलकर क्या किया? इन रेवोल्यूशंस को क्या किया? दबा दिया। उसके साथ साथ बच्चे इनकी हेल्प किसने की? जंकर्स ने। यहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जंकर्स क्या है? प्रूशिया के जो बड़े लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिसके पास लैंड ओनरशिप ज्यादा थी, उसे क्या बोला गया वहां पर? जंकर्स बोला गया प्रूशियन एम्पायर में। इन्होंने किसकी हेल्प की? आर्मी और मोनार्क की। और इन्होंने मिलकर क्या किया? इस लिबरल रेवोल्यूशन को क्या किया? खत्म कर दिया, दबा दिया। अब पहला स्टेप तो हमारा यूनिफिकेशन का ये था, यहां से लोग जर्मन के यूनिफिकेशन के लिए सोचने लगे। दूसरा स्टेप बच्चे हम सीएम देखते हैं प्रूशिया इकाई, एक ऑटोमन बिस्मार्क। ये ऑटोमन बिस्मार्क क्या करेगा? एक पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा जिसका नाम होगा आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और ये क्या करेगा? जर्मनी को यूनिफाइड करने का ट्राई करेगा। और यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है अब कौन लीड करेगा? ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ये क्या करता है? ये इस यूनिफिकेशन में दो चीजों की हेल्प लेता है। एक है आर्मी, एक है ब्यूरोक्रेसी। यानी कि प्रूशियन आर्मी और प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ये क्या करता है? जर्मनी के यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाता है। उसके साथ बच्चे 3 वॉर करता है। इनकी हेल्प के साथ ये 3 वॉर करता है। कितने सालों तक? 7 सालों के अंदर। किसके साथ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ। डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये तीनों कंट्रीज को ये 7 सालों में क्या कर देता है? डिफीट कर देता है, उन्हें हरा देता है। और जैसे ही इनको हराता है तो जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या हो जाता है? हमारा पूरा हो जाता है। देन इन जन 1871 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कि केसर विलियम फर्स्ट को क्या कर दिया जाता है? जर्मन का, यानी कि यूनिफाइड जर्मनी का किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। इसी से हमारा जर्मन का यूनिफिकेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इसमें 2-3 स्टेप हैं। पहला स्टेप लिबरल रेवोल्यूशन का होना और उसका खत्म होना किसकी हेल्प से? आर्मी प्लस जंकर्स की। उसके बाद बच्चे सेकंड स्टेप ऑटोमन बिस्मार्क क्या करता है? इसको लीड करता है। प्रूशियन आर्मी और प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर 3 वॉर करता है, और 7 इयर्स में तीनों कंट्रीज को हराने के बाद इसका यूनिफिकेशन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर हम इटली के बारे में देखते हैं तो ये भी जर्मनी की तरह अलग अलग स्टेट्स में क्या था? बटा हुआ था। ये मिड 19th सेंचुरी तक 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। यानी कि
अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग स्टेट्स थे, और उस पर रूलर भी क्या थे, अलग अलग थे। जैसे कि देखें, सर्डेनिया पिडमॉन्ट एक था बच्चे जिस पर इटालियन प्रिंसेस का क्या था, कंट्रोल था। उसके बाद बच्चे नॉर्थ इटली, नॉर्थ इटली हमने ट्रीटी ऑफ वेना में पढ़ा है कि नॉर्थ इटली के दो स्टेट्स को ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद सेंट्रल इटली बच्चे पोप, पोप का कंट्रोल था। और साउथ इटली पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, जो बर्बन डायनेस्टी थी स्पेन की, स्पेन किंगडम की, उनका कंट्रोल किस पे था, साउथ इटली। जो इसका यूनिफिकेशन हुआ बच्चे, वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट बच्चे हमने ग्योशिप मेजेनी के बारे में पढ़ा, उसका रोल बहुत ज्यादा था किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ग्योशिप मेजेनी ने अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और यंग इटली को बनाया। यंग इटली को बनाकर उसने इटली के लोगों में एक नेशन की भावना और सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का क्या किया, डेवलप करने का ट्राई किया। उसके थ्रू उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज बनाए जो कि इटली को यूनिफाइड करने के लिए क्या थे, तत्पर थे। उसके साथ साथ बच्चे जो ये रेवोल्यूशंस थे, 1830 का हो गया, 1848 का हो गया, यहां पर इन रेवोल्यूशंस का प्रभाव क्या रहा, जीरो तरीके से रहा। क्यों, क्योंकि ये रेवोल्यूशंस क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे ही ये रेवोल्यूशंस फेल हुए तो सारे का सारा जो जिम्मा था इटली को यूनिफाइड करने का, वो किस पर चला गया, सर्डेनिया पिडमॉन्ट के किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड पर। अब जो यूनिफाइड इटली बना सकता था वो कौन बना सकता था, ओनली सर्डेनिया पिडमॉन्ट का किंग, जिसका नाम क्या है, विक्टर एमेनुअल सेकंड। अब इसको लगता यही वॉर के थ्रू, क्यों, क्योंकि अभी रेवोल्यूशन तो कोई काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब अब क्या करना है, वॉर करना है। वॉर के थ्रू ही हम क्या कर सकते थे, इटली को यूनिफाइड कर सकते थे। देन बच्चे काबुल, काबुल सीएम था सर्डेनिया पिडमॉन्ट का। अब ये क्या करेगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लीड करेगा, जैसे यहां पर बिस्मार्क ने किया था। काबुल क्या करेगा, सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंक्रीज करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, किसके साथ, फ्रांस के साथ। क्यों, क्योंकि अगर ऑस्ट्रिया को हराना है तो फ्रांस के साथ हमारे जो इटली के रिलेशन है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये हुआ, फ्रांस के साथ जैसे ही रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया और ऑस्ट्रियन आर्मी को 1859 में क्या कर दिया, हरा दिया। यहां से जो नॉर्थ इटली है, जो नॉर्थ इटली के पार्ट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। सेकंड बच्चे काबूल और गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी बच्चे साउथ इटली में गैरिबाल्डी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसने अपनी एक वॉलेंटियर्स की आर्मी बना रखी थी जिसको रेड शर्ट आर्मी भी बोला जाता था। काबूल क्या करता है, गैरिबाल्डी के साथ टाई अप करता है और साउथ इटली को मिलाने का भी क्या करता है, ट्राई करता है। इसके लिए वो 1860 में अटैक कर देता है साउथ इटली पर, वहां से बर्बन डायनेस्टी को क्या कर देता है, जो स्पेन की है उसको हटा देता है, और द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसको भी अटैक करता है और इसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। यानी कि सर्डेनिया पिडमॉन्ट तो लीड कर रहा है, ये तो है ही इटली का। फिर नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया को हरा के कर लिया। देन क्या हुआ, साउथ इटली को 1860 में कंट्रोल कर लिया, जिससे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चे जो फोर्थ स्टेप था वो था 1861 में किंग को प्रोक्लेम कर दिया गया, किसको, जो सर्डेनिया पिडमॉन्ट का विक्टर एमेनुअल सेकंड है। जब इसको किंग बनाया गया तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेंट्रल इटली रह गया था जो कि पोप के अंडर था। पोप सॉफ्ट पावर था, उस तरीके से उसने कोई वॉर, कोई रेवोल्यूशन का सहारा नहीं लिया, और धीरे धीरे 1870 तक सेंट्रल इटली भी क्या हो गया, यूनिफाइड इटली का पार्ट बन गया, जिससे कि इटली क्या हो गया, आज का इटली हमारे सामने है। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मेशन ऑफ नेशंस पे है, यानी कि यूरोपियन नेशंस कैसे बने। तो ये दो नेशंस हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमारा
जो अगला वीडियो होगा उसमें हम अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। वहां पर हम ब्रिटेन का केस देखेंगे, देन हम गैलोरीज के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जैसे हम भारत माता को अपने देश को एक रिप्रेजेंट करने का देखते हैं, वैसे ही वहां पर भी ऐसे कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म एक नेगेटिव फॉर्म ले लेता है इंपीरियलिज्म की, और बाल्कन टेंशन हो जाती है, और बाल्कन टेंशन की वजह से हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसी के साथ हमारा क्या चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। थैंक यू बच्चे।